चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बीपीएससी कैमूर भभुआ में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे भारतीय भूगोल, इंडियन जियोग्राफी, भारत में कृषि। हम लोग ये पढ़ेंगे। हम पहले ये देखिए मास्टर वीडियो है। अगर आप यह वीडियो देख गए अगर पूरा अंत तक, तो आपको पक्का एकदम समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। विभिन्न कृषि क्रांतियाँ, हरित क्रांतियाँ, भारत की कृषि के प्रकार, ऋतु के आधार पर कृषि का वर्गीकरण, भारत में कृषि की स्थिति, जीडीएस की कृषि की भागीदारी, जीडीपी, भारत की कृषि जलवायु क्षेत्र, भारत की कृषि की कुछ समस्याएं हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। देखने से पहले हमारे वीडियो को बीपीएससी कैमूर भभुआ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, क्योंकि हमेशा नोटिफिकेशन जाता रहेगा। चलिए देखते हैं। यह वीडियो देख लेंगे तो दूसरी वीडियो आपकी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई। भारत में कृषि। भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृषि प्रधान देश कहा जाता है। मेन कंसेप्ट एकदम यही है, कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की लगभग 55% यहाँ की कृषि की लगभग 55% जनसंख्या प्रत्येक रूप से कृषि पर निर्भर है। भारत की जनसंख्या 55% कहाँ कृषि पर निर्भर है? 55%। पहले देखेंगे 1951 में कृषि की भागीदारी जीडीपी में 52%। जीडीपी में 1951 में कृषि में जीडीपी में भारत की 52% भागीदारी थी। उसके बाद देखेंगे 2019 से 2020 में कृषि की भागीदारी जीडीपी में 17.8% है। कितना है? 17.8% है। 2022 से 21 में कृषि की भागीदारी जीडीपी में 19.9% है। कितना है? 19.9% है। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए केंद्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में आकलन किया जाता है। कितने क्षेत्रों में? तीनों क्षेत्रों में आकलन किया जाता है। तो तीनों क्षेत्र हम देखेंगे। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में आएगा कृषि। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आएगा? कृषि। द्वितीयक क्षेत्र में आएगा उद्योग। तृतीयक क्षेत्र में आएगा सेवा। देखिए हम इसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं। भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की लगभग 55% जनसंख्या प्रत्येक रूप से कृषि पर निर्भर है। 1951 में कृषि की भागीदारी जीडीपी में 52% है। 2019 से 20 में कृषि की भागीदारी जीडीपी में 17.8% है। 2020-21 में कृषि की भागीदारी जीडीपी में 19.9% है। इसको ये ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए केंद्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र में आकलन किया जाता है। कितने क्षेत्रों में? तीनों क्षेत्रों में आकलन किया जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र हम लोग देख लिए, द्वितीयक क्षेत्र देख लिए, तृतीयक क्षेत्र देख लिए। प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि, द्वितीयक क्षेत्र में आता है उद्योग, तृतीयक क्षेत्र में आता है सेवा। देखिए हम आगे बढ़ते हैं। भारत की कृषि। भारत 55% कृषि क्षेत्र मानसून पर निर्भर है। भारत की कृषि किस पर निर्भर है? 55% मानसून पर निर्भर है। लगभग 45% क्षेत्र सिंचित है। मतलब 45% भारत की कृषि क्या है? सिंचित क्षेत्र है। भारतीय किसान को देखते हैं हम लोग। भारतीय किसान को दो भागों में बांटते हैं। खाद्यान्न फसलें उगता है, जैसे गेहूँ, चावल। दूसरा देखते हैं वाणिज्यिक फसलें उगता है, जैसे कपास, जूट। तो हम लोग देखेंगे 60 से 65% खाद्यान्न फसलें उगाता है, जैसे गेहूँ, चावल।
35 से 40% वाणिज्यिक फसलें उगाया जाता है, जैसे कपास, जूट। फिर इसको फिर से देखेंगे हम लोग। भारत की कृषि 55% कृषि क्षेत्र मानसून पर निर्भर है। दूसरा, लगभग 45% से क्षेत्र सिंचित है। तो भारतीय किसान, हम देखिए भारतीय किसान देखेंगे 60 से 65 खाद्यान्न फसलें उगाता है, जैसे गेहूँ, चावल। और 35 से 40 वाणिज्यिक फसलें उगाता है, जैसे कपास, जूट। चलिए आगे देखते हैं। भारत में कुल क्षेत्रफल, भारत में कृषि का क्षेत्रफल हम देखेंगे कि कितना क्या उगता है। तो हम देखेंगे 51% पर कृषि, 21% पर वन, 24% पर भूमि, बंजर भूमि, 4% पर चारागाह। तो हम लोग इसको थोड़ा मैप में देखेंगे, फिगर में। तो देखिए भाई, हम लोग इसको देखते हैं। 51% कृषि पर यहाँ कृषि है, देख लीजिए कृषि कैसे होती है। 21% वन है, देख लीजिए वन का है। 24% बंजर भूमि है, देख लीजिए बंजर भूमि है। 4% चारागाह, तो देख लीजिए ये चारागाह, जैसे घास वस हो गया चरने का। हम लोग इसको फिर से देखते हैं। भारत में कुल क्षेत्रफल 51% कृषि, 21% वन, 24% बंजर भूमि, 4% चारागाह जमीन। तो हम लोग देखिए लिए कृषि वाला फिगर, फिर वन वाला फिगर, फिर बंजर भूमि वाला, फिर चारागाह वाला फिगर देख लिया। हम लोग इसको समझ लिए। अब ऐसा समझिए कि जो एक बेर में याद हो जाए, ये दूसरा, इसके बाद दूसरा वीडियो ना देखने के पड़े भाई आपको। भारत की कृषि जलवायु क्षेत्र, हर पौधा एक विशिष्ट जलवायु में ही अपना विकास करता है। कौन सी में विकास करता है? जलवायु में ही अपना विकास करता है। गेहूँ एक शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। गेहूँ एक शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। अंततः इसे सर्दी की ऋतु में ही उगाया जाता है। किस में उगाया जाता है? सर्दी की ऋतु में ही उगाया जाता है। धान एवं उष्ण कटिबंधीय पौधा, जैसे अतः गर्मी में मानसून के समय उगाया जाता है। किस में उगाया जाता है? यहाँ देखेंगे भाई, गर्मी के मानसून में उगाया जाता है। पश्चिमी हिमालय, जलवायु के आधार पर योजना आयोग ने भारत को कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया है। कितना है जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया है? तो हम लोग याद करेंगे 15। अब भूल पाएंगे भाई। पहला देखते हैं पश्चिमी हिमालय भाग, पूर्वी हिमालय भाग, निचला गंगे मैदान क्षेत्र, उसके बाद मध्य गंगे मैदान क्षेत्र, उच्च गंगे मैदान क्षेत्र, गंगे पार मैदान क्षेत्र, पूर्वी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र, केंद्रीय पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिमी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र, दक्षिणी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र, पूर्वी तटीय मैदान और पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिमी तटीय मैदान क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, गुजरात मैदान क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिमी मैदान क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र, द्वीप क्षेत्र। तो हम लोग कितना देखे हैं? जलवायु के आधार पर विभाजित हुआ है 15। हम लोग 15 देख लिए। इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हर पौधा एक विशिष्ट जलवायु में ही अपना विकास करता है। किसमें? जलवायु में ही अपना विकास करता है। गेहूँ एक शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। अतः इसे सर्दी की ऋतु में ही उगाया जाता है। किसमें? सर्दी की ऋतु में उगाया जाता है। धान एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है। अतः इसे गर्मी के मानसून में उगाया जाता है। जलवायु के आधार पर योजना आयोग ने भारत को कुल 15 कृषि जलवायु में बांटा है। कितना कृषि जलवायु में बांटा है? 15 कृषि जलवायु में बांटा है। तो हम लोग यहाँ पर 15 देख चुके हैं भाई, इसको ही ध्यान में रखेंगे। भारत की कृषि के समक्ष कुछ समस्याएं। तो
तो हम समस्याएं भी देखते हैं कि किस तरह से समस्याएं हैं भारत की कृषि में। मानसून पर अत्यधिक निर्भरता, मानसून पर अत्यधिक निर्भरता, कृषि का अशिक्षित एवं परंपरावादी होना, कृषि जोतों का छोटा आकार। जैसे हम लोग देखेंगे मानसून पर अत्यधिक निर्भरता, भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत की कृषि मानसून पर जुआ कहा जाता है। यहाँ पर देखिए भाई। अब दूसरा देखते हैं, कृषि का अशिक्षित एवं परंपरावादी होना। भारत के अत्यधिक किसान अशिक्षित है और पुराने तरीके से कृषि करता है। क्या है? भारत के किसान अशिक्षित है। किसमें? परंपरावादी अशिक्षित में। उसके बाद देखते हैं, कृषि जोतों का छोटा आकार है। भारत में 2/3 किसानों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है। कितना है? 1 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है। किसमें? कृषि जोतों का छोटा आकार में। अब आगे देखते हैं, बीज की निम्न गुणवत्ता। हम लोग बीज की निम्न गुणवत्ता देखते हैं। भारत में कृषि पर रिसर्च करने के लिए बहुत कम राशि खर्च की जाती है। कितना? बहुत कम राशि खर्च की जाती है भारत की कृषि में। और यहाँ निम्न गुणवत्ता के बीज प्रयोग किए जाते हैं, जिसके कारण पैदावार बहुत कम होती है। उसके बाद देखेंगे, भंडारण की पर्याप्त सुविधा ना होने के कारण भारत में बहुत सा अनाज सड़ जाता है। कौन चीज़ न होने के कारण भारत में अनाज सड़ जाता है? भंडारण न होने के कारण भारत में अनाज सड़ जाता है। इसको फिर से एक बार देखते हैं। मानसून पर अत्यधिक निर्भरता, भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। कृषि पर अशिक्षित एवं परंपरावादी होना, भारत का अधिकतर किसान अशिक्षित है और पुराने तरीके से कृषि करता है। किस तरीके से? पुराने तरीके से कृषि करता है। कृषि जोतों का छोटा आकार, भारत में 2/3 किसानों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है। कितना है? 1 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है। बीज की निम्न गुणवत्ता, भारत में कृषि रिसर्च करने के लिए बहुत कम राशि खर्च की जाती है। भारत में कृषि करने के लिए बहुत कम राशि खर्च की जाती है और यहाँ पर निम्न गुणवत्ता के बीज प्रयोग किए जाते हैं। निम्न गुणवत्ता के बीज प्रयोग किए जाते हैं, जिसके कारण पैदावार बहुत कम होता है। क्या होता है? जिसके कारण पैदावार बहुत कम होता है। भारत की पर्याप्त सुविधा न होने के कारण भारत में बहुत सा अनाज सड़ जाता है। भंडारण न होने के कारण भारत का अनाज सड़ जाता है। ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण देखते हैं। ऋतु के आधार पर भारत के फसल 3 फसल हैं: रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल। तो देखते हैं पहले रबी फसल को। बुआई इसका होता है अक्टूबर नवंबर में, कटाई मार्च अप्रैल में। रबी फसल शीत ऋतु की फसल है, जैसे गेहूँ, सरसों, चना, मटर, आलू। हम देखते हैं खरीफ फसल का बुआई होता है जून जुलाई में, कटाई होता है नवंबर दिसंबर में। खरीफ फसल मुख्य रूप से मानसून ऋतु की फसल है, जैसे हो गया धान, बाजरा, कपास, जूट, गन्ना, मक्का, उड़द। जैसे आप देखते हैं जायद फसल, बुआई इसका होता है मार्च में, कटाई होता है जून में। जायद फसल रबी तथा खरीफ फसल के बीच के सूखे मौसम में उगाए जाते हैं, जैसे तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा। देखिए हम इसको फिर से रिवाइज एक बार कर लेते हैं। ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण: रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल। रबी फसल को देखते हैं, बुआई इसका अक्टूबर नवंबर में होता है, कटाई मार्च अप्रैल में होता है। रबी फसल के शीत ऋतु की फसल है। गेहूँ इसका जैसे हो गया गेहूँ, जौ,
सरसों, चना, मटर, आलू। खरीफ फसल देखते हैं, बुआई इसका जून जुलाई में होता है, कटाई नवंबर दिसंबर में होता है। खरीफ फसल मुख्य रूप से मानसून ऋतु की फसल है, जैसे धान हो गया, बाजरा हो गया, कपास हो गया, जूट होगा, गन्ना होगा, मक्का होगा। इसी प्रकार जायद फसल की बुआई मार्च में होता है, कटाई इसका जून में होता है। जायद फसल रबी फसल तथा खरीफ फसल के बीच के सूखे सूखे मौसम में उगाए जाते हैं, जैसे गर्मी के दिनों में तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया। इसके आगे देखते हैं हम कृषि के प्रकार। देखिए हम लोग कृषि के प्रकार देखते हैं। फसल चक्रण। फसल चक्रण का हम परिभाषा देखते हैं। भूमि के किसी भाग से योजनाबद्ध रूप से बदल बदल कर फसल प्राप्त करना फसल चक्रण कहलाता है। इससे मिट्टी में उर्वरता बढ़ती है। इसको हम फिर से देखते हैं एक बार। फसल चक्रण भूमि के किसी भाग से योजनाबद्ध रूप से बदलकर फसल प्राप्त करना फसल चक्रण कहलाता है। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। अनुबंध कृषि। अनुबंध कृषि देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खेती करने की एक ऐसी प्रक्रिया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खेती करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसान और कॉन्ट्रैक्ट के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। क्या होता है? एक साइन होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कॉन्ट्रैक्ट किसान की ज़मीन का उपयोग फसल की पूर्व निर्धारित कीमत पर अपने अनुसार खेती करने के लिए करता है। क्या करता है? पूर्व निर्धारित कीमत पर अपने अनुसार खेती करने के लिए करता है। अनुबंध कृषि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खेती करने के एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसान और कॉन्ट्रैक्ट के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। किसके बीच? किसान और कॉन्ट्रैक्ट के बीच एक साइन होता है। कॉन्ट्रैक्ट किसान के ज़मीन का उपयोग फसल की पूर्व निर्धारित कीमत पर अपने अनुसार खेती करने के लिए करता है। चलिए आगे देखते हैं। कार्बनिक कृषि। कार्बनिक खेती उसे कहा जाता है जो खेती बिना किसी रासायनिक खादों कीटनाशकों के बिना की जाती है और जिसमें सिर्फ जैविक खाद का उपयोग किया जाता है। इसे हम कार्बनिक कृषि कहते हैं। कार्बनिक कृषि को फिर से एक बार देखते हैं। कार्बनिक कृषि खेती उसे कहा जाता है जो खेती बिना किसी रासायनिक पदों कीटनाशकों के बिना की जाती है और जिसमें सिर्फ जैविक खाद का उपयोग किया जाता है। उसे हम कार्बनिक कृषि कहते हैं। कृषि के प्रकार तो देखते हैं। कृषि के प्रकार हम लोग देखेंगे। झूम कृषि। यह कृषि प्रायः पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है, जिसमें पहले पेड़ पौधे को काट दिया जाता है और वहाँ पर कृषि की जाती है। और जब वहाँ मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाती है तब आगे पेड़ पौधों को काटकर उन पर कृषि की जाती है। इसीलिए इस कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। झूम कृषि। यह कृषि पूर्वोत्तर राज्य में की जाती है, जिसमें पहले पेड़ को पौधों को काट दिया जाता है और वहाँ पर कृषि की जाती है। जब वहाँ की मिट्टी उर्वरता खत्म हो जाती है तब आगे पेड़ पौधों को काटकर उन पर कृषि की जाती है। इसीलिए इस कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। सीढ़ी नुमा कृषि। देखते हैं सीढ़ी नुमा कृषि हम लोग। सीढ़ी नुमा खेती पर्वतीय क्षेत्र, पहाड़ी प्रदेश की
ढलवा भूमि पर की जाती है। भूमि पर कृषि के उद्देश्य से विकसित क्षेत्रों को कहते हैं। इन प्रदेशों में पहाड़ों की ढलानों पर सीढ़ियों के आकार के छोटे छोटे खेत विकसित किए जाते हैं। मृदा अपरदन और बारिश के पानी को बहाने से रोकने में सहायक होता है। देखिए हम लोग फिर से देखते हैं एक बार। सीढ़ी नुमा कृषि। सीढ़ी नुमा खेती पर्वतीय या पहाड़ी प्रदेशों की ढलानों भूमि पर कृषि के उद्देश्य से विकसित क्षेत्रों को कहते हैं। इन प्रदेशों में पहाड़ की ढलानों पर सीढ़ियों के आकार के छोटे छोटे खेत विकसित किए जाते हैं। मृदा अपरदन और बारिश के पानी को बहाने से रोकने की सहायक होता है। आगे देखते हैं विभिन्न कृषि क्रांतियाँ। हम देखेंगे विभिन्न कृषि क्रांतियाँ। हरित क्रांति, इधर देखेंगे भारतीय हरित क्रांति, इधर हरित क्रांति। हरित क्रांति हम देखते हैं। हरित क्रांति कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू की गई एक नीति थी। इसके तहत अनाज उगाने के लिए प्रयुक्त पारंपरिक बीजों के स्थान पर उत्तम किस्म के बीजों के प्रयोग बढ़ावा दिया गया। 1965 में यूएसए मेक्सिको हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं? नॉर्मन बोरलॉग। शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। किनको? इनको नॉर्मन बोरलॉग को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी इन्हें मिला है। अब इधर देखते हैं भारतीय हरित क्रांति। हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा। हरित क्रांति के बाद भारत में चावल का उत्पादन 3 गुना बढ़ गया और गेहूं का उत्पादन 5 गुना बढ़ गया। हम इसको फिर से देखते हैं। भारतीय हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई 1966 से 1967 के बीच। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पड़ा है। हरित क्रांति के बाद भारत में चावल उत्पादन 3 गुना बढ़ा गया है और गेहूं उत्पादन 5 गुना बढ़ गया है। हरित क्रांति में देखते हैं हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, भूरी क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, गुलाबी क्रांति, बादामी क्रांति, सुनहरी क्रांति, रजत क्रांति, काली क्रांति, गोल क्रांति। अब इसको देखते हैं इधर। खाद्यान्न उत्पादन, दूध उत्पादन, तिलहन उत्पादन, उर्वरक उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, टमाटर मांस उत्पादन, झींगा उत्पादन, मछली उत्पादन, मसाला उत्पादन, फसल उत्पादन, अंडा उत्पादन, पेट्रोलियम उत्पादन, आलू उत्पादन। अब इसको देखते हैं इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति क्या होता है इसको हम देखते हैं। इसमें हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर और अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य इंद्रधनुष क्रांति कहलाता है। हम लोग इसे देखते हैं फिर से। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, भूरी क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, गुलाबी क्रांति, बादामी क्रांति, सुनहरी क्रांति, रजत क्रांति, काली क्रांति, गोल क्रांति। इधर देखते हैं खाद्यान्न उत्पादन, दूध उत्पादन, तिलहन उत्पादन, उर्वरक उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, टमाटर उत्पादन, झींगा मछली उत्पादन, मसाला उत्पादन, फसल उत्पादन, अंडा उत्पादन, पेट्रोलियम उत्पादन, आलू उत्पादन। इंद्रधनुष क्रांति इसको देखते हैं। इसमें हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी,
और अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य इंद्रधनुष क्रांति कहलाता है। भारत की प्रमुख फसलें चावल भारत की मुख्यतः खाद्य फसलें है। भारत विश्व का 21.7% चावल उत्पादन करता है। भारत में पश्चिमी बंगाल, विश्व में चीन, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक, गेहूँ विश्व में गेहूँ उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। भारत विश्व के लगभग 12% गेहूँ का उत्पादन करता है। भारत में उत्तर प्रदेश, विश्व में चीन। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब का स्थान प्रथम है। देखिए हम इसको फिर से देखते हैं। भारत की प्रमुख फसलें चावल भारत की सब मुख्य खाद्य फसलें हैं। विश्व में 21.7% चावल की उत्पादन है। भारत में पश्चिम बंगाल में, विश्व में चीन, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक, गेहूँ विश्व में गेहूँ उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। भारत विश्व के लगभग 12% गेहूँ का उत्पादन करता है। भारत में उत्तर प्रदेश, विश्व में चीन। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब का स्थान प्रथम है। भारत की प्रमुख फसलें उत्तर प्रदेश का पहला स्थान गेहूँ, गन्ना, आलू, मसूर। राजस्थान का पहला स्थान बाजरा, सरसों। रबड़ का थाईलैंड, केरल। गन्ना का ब्राज़ील, उत्तर प्रदेश। चाय का चीन, असम। सोयाबीन का अमेरिका, मध्य प्रदेश। कॉफ़ी का ब्राज़ील, कर्नाटक। दाल का भारत, मध्य प्रदेश। इसको फिर से देखते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला स्थान गेहूँ, गन्ना, आलू, मसूर। राजस्थान का पहला स्थान बाजरा, सरसों। रबड़ का देखते हैं थाईलैंड, केरल। गन्ना का ब्राज़ील, उत्तर प्रदेश। चाय का चीन, असम। सोयाबीन का अमेरिका, मध्य प्रदेश। कॉफ़ी का ब्राज़ील, कर्नाटक। दाल का भारत, मध्य प्रदेश। देखते हैं आप इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादन राज्य है पश्चिम बंगाल है। भारत की प्रमुख खाद्य फसलें हैं, चावल है, हम लोग बताए थे ऊपर। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक फसल रहती है, गेहूं और चावल। उसके बाद देखते हैं भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, डॉक्टर B. कुरियन को। झूम है एक कृषि का तरीका। गोल क्रांति है आलू उत्पादन। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ की फसल नहीं है, गेहूँ खरीफ की फसल नहीं है। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, केरल में होता है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का दूध उत्पादन से संबंध है। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, चावल का। भारत में सबसे अधिक चावल होता है। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक होती है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे गन्ना अधिक होता है। देखिए भाई, हम लोग आज तक इतना ही देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमेशा हरदम ऐसा वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर ले रहेंगे तो आपके नोटिफिकेशन हमेशा जाएगा। हम ऐसा ही वीडियो आप लोगों को रोज़ एक वीडियो डालते रहेंगे। भाई अभी मेरा चैनल न्यू है, मुझे सपोर्ट करें कि मैं आप लोगों को ऐसा ही बता सकूँ।